एनसीईआरटी क्लास 6 अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ये पाठ की हेडिंग है। मौर्य साम्राज्य के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी आपको। लेवल 6 का है, इससे इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप ब्रॉड जानकारी चाहते हैं मौर्य काल में तो ऐसा संभव नहीं होगा। हाँ, जरूर एक समझ बिठाने का मैं प्रयास करूंगा। मौर्य साम्राज्य की नींव अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। एक्चुअली में जब हम महाजनपदों की बात करते थे तो 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद भी था जो सोन और गंगा के मैदान में अवस्थित था। पाटलिपुत्र जिनकी राजधानी थी। हर्यक वंश के शासक बिंबसार ने मगध के साम्राज्यवाद की नींव रखी थी, जो पुष्पित पल्लवित होते होते नंद वंश तक पहुंची। और नंद वंश का कितना बड़ा दबदबा था आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि विश्व विजय की कल्पना से परिपूर्ण जब अलेक्जेंडर महान बेबीलोनिया सभ्यता, पर्शिया, इराक, सीरिया को कुचलता हुआ भारत पहुंचा तो उसकी सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि आगे नंद साम्राज्य था। उस नंद वंश का अंतिम वारिस धनानंद का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना और उसने एक महान साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य को पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला शासक है जिसके बारे में सर्वप्रथम तिथि का स्पष्ट ज्ञान हुआ। यूनानी लेखका ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से लिखा। एशियाटिक सोसाइटी के जन्मदाता विलियम जोन्स ने इस एंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करके भारत के इतिहास की तिथियों को सुलझा दिया। पहला ऐतिहासिक सम्राट। हम उस शासक के बारे में बात करेंगे, हम उस काल के उस मगध के बारे में बात करेंगे जिसने हर्यक वंश के शासक बिंबसार ने अंग विजय के द्वारा जिस साम्राज्यवाद की नींव रखी थी, तलवार और सेना के बल पर दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करना और अपने साम्राज्य का निरंतर विस्तार करना मगध की पहचान बन गई। उसी मगध के वारिस मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक कलिंग विजय के उपरांत इस परंपरा को तोड़ दिया। अब आगे कोई विजय नहीं रही। एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया। हम उस मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, बात कहां से शुरू की है, सुनसे ध्यान से। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसा पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। सारनाथ वही जगह है
जहाँ महात्मा बुद्ध ने प्रथम बार अपने उपदेश दिए थे धर्म चक्र परिवर्तन, उसकी याद में अशोक ने जो स्तंभ लगाया, उसके ऊपर जो सिंह बने हुए हैं, सिंह की जो मूर्तियां लगी हुई है, वो भारत के राज चिन्ह बन गए। उसी शासक के बारे में इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, हम ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य का शासन करते थे, उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। और आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जिस व्यक्ति ने सबसे बड़ी सहायता की थी, उसका नाम चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त था, जिसने अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी थी। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तरी पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। प्राचीन भारत के दो महत्वपूर्ण राजमार्गों के बारे में उल्लेख कौटिल्य करता है, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। दक्षिणापथ पर स्थित प्रमुख नगर उज्जैन, उत्तरापथ पर प्रमुख नगर तक्षशिला था। शायद नगरा में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसाना और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत विंध्यन पर्वत श्रृंखला जहां आप देखते हैं, जैसे इलाका में ज्यादातर हिस्सा में जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाती थी। साम्राज्य के अलग अलग इलाका में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहां तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। इसका मतलब मौर्य साम्राज्य की, जिस साम्राज्य की हम बात करते हैं, एक विस्तृत साम्राज्य जिसमें विभिन्न जाति, वर्ग, लिंग के लोग रहते थे, जिनकी विभिन्न सांस्कृतिक विविधता थी। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सा पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाका पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वेतन की एक पूरी श्रृंखला दे रखी है।
जो कारशापण में मापी जाती थी। कारशापण उस समय मुद्रा थी। उनकी गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत तगड़ी थी। गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष यानी संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मौर्य साम्राज्य में टोटल 5 प्रांत थे। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और इन प्रांतों के गवर्नर अक्सर राजकुमार ही हुआ करते थे। पर ध्यान रखना, स्थानीय परंपराओं और नियमों को भी माना जाता था। यानी पाटलिपुत्र से शासन शासित हो रहा है, पर तक्षशिला की परंपराओं की अवहेलना नहीं की गई थी। और यह भी ध्यान रखना, उस समय संचार के साधना की स्थिति को देखते हुए हम ये दावा नहीं कर सकते कि जितना नियंत्रण पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्रों पर था, उतना नियंत्रण तक्षशिला पर नहीं हो सकता। अशोक के पिताजी बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह इस बात को इंडिकेट करते हैं कि इतना नियंत्रण नहीं था, परंतु कोशिश मौर्य शासकों की पूरी थी नियंत्रण बनाए रखने की। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। व्यापार और वाणिज्य से जो कर मिलता था, एक्चुअली में मुख्य नदियां और मार्गों पर कब्जा करने से एक केंद्रीय शक्ति को यह सहायता भी मिलती है कि प्रमुख क्षेत्रों पर आसानी से द्रुत आवागमन के द्वारा तुरंत नियंत्रण में किया जा सके और व्यापार पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। और व्यापारी तो था ही। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तरी पश्चिमी कंबल के लिए, ध्यान रखना यह सवाल यहां से 100% पूछा जाएगा, उत्तरी पश्चिम कंबल के लिए तक्षशिला वाला एरिया, और दक्षिणी भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराने कर से थोड़ा सा भिन्न होता है। सोचिए सम्राट की क्या स्थिति है। चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने आपको बताया था, धनानंद के समय अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था। सिकंदर महान की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया। तब आपको पता है वहां से वो रिटर्न हो गया और इस उत्तरी पश्चिमी भारत पर सेल्यूकस नाम के एक अपने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उस सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व के आसपास हराया और एक मैत्री संधि में उनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। उनके मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। बात यह थी कि ये वैवाहिक संबंध के साथ एक द्विपक्षीय संबंध भी स्थापित हुए। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम है मेगास्थनीज,
और मेगास्थनीज ने जो राज दरबार में क्रियाकलापों के द्वारा जो देखा सुना, विद्वाना से जो सुना, हालांकि उसने भारत का भ्रमण नहीं किया था, हालांकि वो अपना दृष्टिकोण यूनानी था, उस हिसाब से उनने चीजों को समझने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि उसने भारतीय समाज को 6 वर्गों में विभाजित किया, और वो भी व्यवसाय के आधार पर। तो उन्होंने जो मतलब देखा सुना उसके आधार पर, वो तो यहां तक कहता है कि भारत में कोई दास प्रथा भी नहीं थी। चलिए उस मेगास्थनीज के बारे में मैं आपको बात करता हूं। यहां लिखा हुआ है, जो मैं बताता हूं, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपका एक सवाल भी सॉल्व होगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका विवरण है, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहते थे। राजा सामान्यतः गौर करना हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। महिला अंगरक्षकों का उल्लेख, सुरक्षा में तोताओं का भी उल्लेख। वे हमेशा इस बात से डरे रहते कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनका खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। मेगास्थनीज कहता है कि राजा लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोया, और वो कहां सोएगा ये सुबह पता चलता था कि राजा साहब यहां सोए हुए हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का भी बड़ा खूबसूरत वर्णन किया है, इस चीज का भी ध्यान रखना। पाटलिपुत्र के अवशेष भी मिले हैं, लकड़ी की दीवार कुम्हरार से, ध्यान रखना कुम्हरार। ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है पाटलिपुत्र। एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया है। लकड़ी के महल, आप इस ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र के पास एक जगह है कुम्हरार, जहां खुदाई हुई थी, जहां लकड़ी की दीवार मिली है। चारों तरफ से उद्याना और चिड़ियों के लिए बनने बसेरा से घिरा रहता था। चलिए ये एक मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। अब अशोक के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है ना। ये एक तो वंश के बारे में इसको थोड़ी सी 3 जानकारियां, 3 शासकों के नाम सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मैं अशोक और अकबर की तुलना भी करके बताऊंगा आपको। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, और अशोक के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो उसके अभिलेखों के माध्यम से ही मिलती है। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा तो जानते हो ना। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। एक्चुअली में कलिंग
आप सोचिए, दक्षिण जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पर स्थित था कलिंग। और चाणक्य ने क्या कहा था? सोने और जवाहरात दक्षिणी भारत प्रसिद्ध था। तो सोने और जवाहरात यानी कि कलिंग की विजय राजनीतिक पिपासा के साथ साथ आर्थिक महत्वाकांक्षा और पिपासा भी थी, क्योंकि मध्य भारत में विंध्यन पर्वत श्रृंखला को लांघ कर जाना पड़ता था, जो बड़ा ही दुष्कर कार्य था। कलिंग से तो बहुत ही सहज रास्ता प्रदान करा सकता था। मौर्य साम्राज्य के लिए कलिंग जीतना कितना महत्वपूर्ण था। खैर, जंग हुई है, जंग में कलिंग हारा गया। कलिंग अब मौर्य शासन के अधीन हो गया है, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितर्षणा हो गई। किसको? अशोक को। और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। इस जंग का अशोक खुद वर्णन करता है। अशोक के 13वें शिलालेख में इस जंग का वर्णन है, जो आप खुद देख सकते हैं। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। पहला सवाल तो यहीं से बन जाता है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, और इन मरने वाला में ब्राह्मण और शर्मण भी होते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासा और मर्तका के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने दम पालन करने और दूसरा को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। यानी सैनिक विजय के स्थान पर दम विजय। आप यूं समझ लीजिए, दम विजय मौर्य साम्राज्य के प्रति आस्था प्रकट करवाना, सैनिक बल के आधार पर नहीं, सौहार्दता के आधार पर। मैं मानता हूं कि दम के माध्यम से लोगों के दिलों का जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। ये मगध पर लगाम लग गई। अशोक का दम क्या था? अशोक के दम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका यह कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे कि दम, तो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित था। वस्तु स्थिति यह थी, अशोक ने खुद ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उसके काल में आयोजित हुई थी, अभिधम पिटक का संकलन हुआ था, और एक डिप्लोमेटिक शासक, एक कूटनीतिक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सबसे प्रचलित और लोगों की आम विश्वास को अपनाकर उनके दिला में जगह बना दिया जाए तो संघर्ष खत्म हो जाते हैं। और ऐसा अकबर ने भी किया था। कैसे?
मैंने बताया था मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा विस्तृत था, विभिन्न संस्कृति वाले लोग वहां रहते थे, विपरीत संस्कृतियों के लोग भी रहते थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि वो इन समस्याओं का निदान उनके कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने दम महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर दम की शिक्षा देते थे। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, दम महामात्र की नियुक्ति, यानी कि दम महामात्र अशोक के द्वारा मौर्य प्रशासन में नियुक्त किए गए नए अधिकारी है दम महामात्र, जो जनता के नैतिक और चारित्रिक पर नैतिक और चारित्रिकता का ध्यान रखते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलामा और स्तंभ पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते, ताकि राजा की क्या मनसा है वो जनता जान सके। ये अशोक के अपने प्रयोग थे। राजा की क्या मनसा है वो जान सके, ताकि आम जनता में राजा के प्रति एक गुडविल पैदा हो। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने आसपास क्षेत्र में भी शांति दूत भेजे, जिसे मिशनरीज कहते हैं। और आपको पता है श्रीलंका में उसके पुत्र संघमित्रा महेंद्र और पुत्री संघमित्रा गए थे बोधि वृक्ष लेकर। एक्चुअली में जब हम बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सहिष्णुता पर आधारित है, इसकी नींव अशोक ने ही रखी थी। भारत की विदेश नीति पंचशील सिद्धांतों पर आधारित है, इसकी नींव अशोक ने ही रखी थी। उन्होंने सड़कें बनवाई कि लोगों के दिलों को जीतना जरूरी था। अशोक ने स्पष्ट कहा था कि उन पर कब्जा करने के बजाय उनके दिलों में जगह बनाई जाए। कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ये उसके दम संबंधी कार्य थे। और दम क्या था? अशोक का संदेश जो प्रजा को दिए गए थे, अशोक के शिलालेखों का पढ़ना, 14 शिलालेख है जो 8 जगह से प्राप्त हुए हैं, उनको पढ़ोगे तो दम के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अशोक कहता है लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वह बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, वो तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को मान लें तो ज्यादा फलदायी है। एक नैतिकता की नीति, जैसे बात क्या, अपने दासा और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। आप बिन तीर्थ यात्रा जाए, इससे बजाय तो आप अपने घर पर व्यवहार सुधार लें। बड़ा का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणा तथा शर्मणा को दान देना, अपने दम की प्रशंसा और दूसरा के दम की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। आज भी प्रासंगिक है ये अशोक की बातें। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। उसने कहा कि दूसरों के धर्म को भी समझना चाहिए।
उसकी अच्छी बातों का अवलोकन करना चाहिए। अशोक के अभिलेख ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप एशियाटिक सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। अशोक के अभिलेख इस वजह से पढ़ लिए गए थे कि वे द्विभाषी अभिलेख बहुत सारे मिल गए हैं, इस वजह से वो अशोक के अभिलेख पढ़ लिए गए। खैर, अशोक की महत्वता आपको जब समझ में आ जाएगी जब हम कुछ चीन के बारे में बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटा ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इससे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। स्टेपी घास के मैदानों से झुंड के झुंड शक, हूण, कुषाण, ये जो पशुपालक जातियां जो चीन की ओर उमड़ रही थी, उनको रोकना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। ये लगभग 6400 किलोमीटर लंबी दीवार है और चीन की दीवार के बारे में कहा जाता है कि मानव निर्मित पहली स्थापत्य है जो चांद से भी देखा जा सकता है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए थे। समझे? बात यह है कि अशोक ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंध बनाने के लिए दूतों का आदान प्रदान किया। चीन के साम्राज्य ने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क खत्म करने के लिए मान दीवार का निर्माण किया। ये वही काल है। भारत की गुट निरपेक्षता नीति, भारत की शांतिपूर्ण सहिष्णुता की नीति, भारत की पंचशीलता के सिद्धांत, ये सभी आवरण, इन सभी की नींव अशोक ने रख दी थी। बात आती है क्या अशोक सफल रहा? तो प्रश्न ये खड़ा हो जाता है, क्या अकबर सफल रहा? अशोक सफल रहा, अकबर भी सफल रहा। अकबर ने भी शांतिपूर्ण सहिष्णुता की नीति अपनाई और अधिकांश प्रजा के विश्वासों को मान्यता दी। इसने भी शांतिपूर्ण सहिष्णुता की नीति अपनाई। अब रियल में बात यह है, दोनों की नीतियां असफल क्यों हुई? तो नीतियां का सफल असफल होना व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अशोक के बाद कोई अशोक पैदा नहीं हुआ और अकबर के बाद कोई अकबर पैदा नहीं हुआ। दैट्स ऑल। हाँ, विष्णु सर, क्या सच में चाइना की दीवार चांद से दिखाई जा सकता है? यह एक मिथ है। तार्किक रूप से देखा जा सकता है, तार्किक रूप से हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। जब हिमालय वहां से दिख सकता है, बहुत लंबी दीवार है, दिख भी सकती है, लॉजिकली गलत नहीं है। दैट्स ऑल। पाठ पढ़िएगा, मिलते हैं।